चैप्टर 3 धातु और अधातु। आज का हमारा टॉपिक है मध्यम क्रियाशील धातुओं से शुद्ध धातु का निष्कर्षण करना। इससे पहले हमने कम क्रियाशील धातुओं से शुद्ध धातु प्राप्त करने के बारे में पढ़ा था। आज हम मध्यम क्रियाशील यानी जो धातुएं बीच की हैं, जो ना तो ज़्यादा अधिक क्रियाशील होती हैं ना ही कम क्रियाशील होती हैं, उन धातुओं के अयस्क या यौगिकों से धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सकृत श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सकृत श्रेणी के मध्य में आने वाली प्रमुख धातुएं आयरन, जिंक, लेड, कॉपर हैं। ये धातुएं प्रकृति में सल्फाइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। अर्थात ये धातुएं सल्फाइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, जैसे जिंक सल्फाइड या जिंक कार्बोनेट आदि। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। अतः इसलिए इन धातु के सल्फाइडों या कार्बोनेटों को ऑक्साइड में बदला जाता है। यानी हम इसका अपचयन करने से पहले इन धातुओं के सल्फाइडों को या कार्बोनेटों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। इन धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेटों को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए दो प्रक्रियाएं की जाती हैं। पहली है भर्जन और दूसरी है निस्तापन। भर्जन और निस्तापन क्या है, इसके विषय में अब हम पढ़ेंगे। पहला आता है भर्जन। भर्जन क्या है? भर्जन मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। क्योंकि सल्फाइड अयस्कों में ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए सामान्यतः ऐसे अयस्क जिनमें ऑक्साइड या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं हो, उनका भर्जन किया जाता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड, जो एक प्रकार का अयस्क, इसमें सल्फर है, इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो जिंक जो धातु है वो जिंक ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है और सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है, जो वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि भर्जन जो होता है वो वायु की उपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा है निस्तापन। निस्तापन भी धातु को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया ही है, परंतु ये उन अयस्कों के लिए किया जाता है जिसमें किसी न किसी रूप में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। अर्थात मुख्य रूप से कार्बोनेट अयस्कों या बाइकार्बोनेट अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में निस्तापन की प्रक्रिया की जाती है। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में या सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट ZnCO3। निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति होती है, अर्थात बहुत कम मात्रा में या सीमित मात्रा में वायु यानी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। जैसे जिंक कार्बोनेट ZnCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और हमें जिंक धातु ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि भर्जन और निस्तापन दोनों ही प्रक्रियाओं में जो धातु है उस धातु को ऑक्साइड में ही परिवर्तित किया जाता है, ताकि उसका आगे का प्रक्रम आसानी से किया जा सके
अर्थात उसका आगे अपचयन आसानी से किया जा सके। अब जो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, उस धातु ऑक्साइड का अपचयन होता है। अपचयन के बारे में हमने पाठ 1 में भी पढ़ा था कि अपचयन क्या है। अपचयन अभिक्रिया में पढ़ा था कि जब किसी धातु या समूह या यौगिक से ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। यहाँ भी हम यही करेंगे कि धातु ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है उसको हटाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए कार्बन एक अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जो धातु को उसके ऑक्साइड से पृथक कर देता है। अर्थात कार्बन एक अपचायक के रूप में उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर देता है या धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाकर धातु मुक्त कर देता है। यहाँ उदाहरण के लिए हमने जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया है, जिससे जिंक धातु के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन जो जिंक ऑक्साइड के रूप में थी वो कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड CO बना लेती है, जो बाद में और ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर वायुमंडल में मिल जाती है। इस प्रकार धातु ऑक्साइडों का अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रिया या प्रक्रम कहलाता है। अब हम अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि धातु ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है, यानी भर्जन और निस्तापन से जो प्राप्त धातु ऑक्साइड है उनका अपचयन किया। हमने अपचयन वहाँ कार्बन के द्वारा किया, वह कार्बन के द्वारा किया और कार्बन अपचायक के रूप में काम आया है। कार्बन के अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो अपचायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। परंतु जब कैल्शियम, सोडियम या एल्यूमिनियम की इन धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, अर्थात ऊष्माक्षेपी होती है। इसलिए वहाँ पर जो धातुएं प्राप्त होती हैं वह गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कार्बन या कोयले के स्थान पर विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग करके सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि को अपचायक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सामान्यतः सोडियम और कैल्शियम का उपयोग न करके एल्यूमिनियम का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है और यहाँ विस्थापन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूड़ के साथ गर्म करके इस विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाया है। देखिए यहाँ MnO2 जो मैग्नीज ऑक्साइड है इसको एल्यूमिनियम के साथ अपचित किया जा रहा है, तो मैग्नीज MnL लिक्विड अवस्था में यानी द्रवित अवस्था में प्राप्त हो रहा है और जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, इसके कारण यहाँ हीट यानी ऊष्मा भी निकलती है। यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है और इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। हमने पहले ही बताया कि विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा जब अपचयन कराया जाता है तो जो धातुएं होती हैं वो गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जो एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है। वास्तव में यह थर्मिट अभिक्रिया एक अपचयनीय अभिक्रिया है, परंतु यहाँ पर इसका नाम थर्मिट विशेष रूप से दिया गया है। थर्मिट अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनकर आयरन मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाता है और ऊष्मा निकलती है। परंतु इस अभिक्रिया का उपयोग रेल तथा पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। यानी रेल और पटरी की मशीनी पुर्जों की दरारों को भरने में जो अभिक्रिया होती है
उस अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन थर्ड ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ अपचयन करना थर्मिट अभिक्रिया कहलाता है। इस अभिक्रिया में Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड या आयरन थर्ड ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है, प्लस आयरन मुक्त कर देता है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त करता है। तो आज हमने पार्ट 3 धातु और अधातु में जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं थी, यानी अधिक अभिक्रियाशील और कम क्रियाशील की बीच की जितनी भी धातुएं हैं, उन धातुओं के अयस्कों से किस प्रकार से शुद्ध अवस्था में वह धातु प्राप्त की जाती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।